पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने दास युग के बारे में जाना, सामंतवादी युग के बारे में जाना और अब से हम जानना शुरू करेंगे पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म के बारे में, क्योंकि इस पूंजीवाद ने आज पूरी दुनिया को अपने चंगुल में फंसा रखा है। दास युग में और जमींदारों के युग में सभी मालिक कोई प्रोडक्शन इसलिए करवाते थे ताकि उसका उपभोग वो अपने लिए कर सकें और जो बाकी बच जाए उसे बेच सकें। लेकिन पूंजीवाद में कोई भी पूंजीपति कोई प्रोडक्शन इसलिए करता है ताकि उसे बेचकर वो मुनाफा कमा सके। पिछली दोनों व्यवस्थाओं में तीन बातों का पता लगाना बड़ा मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। पहला तो ये कि किसी मालिक के लिए कितने श्रम का योगदान दिया जा रहा है, इसका कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल था। दूसरी बात यह कि कितना प्रोडक्शन करने के लिए कितने श्रम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यह कैलकुलेट करने की भी कोई विधि तब नहीं थी। और तीसरी बात कि आखिर किसी प्रोडक्ट का सही मूल्य कितना हो, यह कैलकुलेट करने की कोई विधि तब मौजूद नहीं थी। तो श्रम का शोषण तो उन दोनों व्यवस्थाओं में भी होता था पूंजीवाद की तरह, लेकिन तब श्रम के शोषण को कैलकुलेट करने का काम किसी बुद्धिजीवी के बस का था ही नहीं। श्रम के शोषण को समझने के लिए दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। पहली तो ये कि किसी भी मालिक के लिए काम करने वाले जितने भी श्रमिक हैं उनको उनकी मजदूरी मिले और वो भी पैसों में मिले। और दूसरी कंडीशन ये कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका मैक्सिमम हिस्सा बिक्री के लिए तैयार हो। दास युग के बाद जब सामंतवादी युग आया और उसके बाद में जब पूंजीवाद शुरू हुआ तो धीरे धीरे ये दोनों कंडीशंस पूरी होती चली गईं। लेकिन श्रम का शोषण क्या होता है, कितना होता है, इसे पता करने में कई बुद्धिजीवियों को सैकड़ों साल लग गए। चलिए अब हम जानते हैं कि पूंजीवादी समाज कैसा होता है, क्योंकि जब हम ये जान जाएंगे तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि पूंजीवादी समाज में अलग अलग लोगों का जीवन कैसा होता है। चलिए उदाहरण लेते हैं तेजेश्वर नाम के एक आदमी का। मान लीजिए कि तेजेश्वर के दादा परदादा गुलाम मालिक थे, जमींदार थे और उन्होंने गुलामों के और काश्तकारों के श्रम का जमकर शोषण किया और खूब सारी संपत्ति इकट्ठा कर ली। ऐसी संपत्ति विरासत में मिली है तेजेश्वर को। तेजेश्वर के पास खूब बड़ी हवेली है, काफी सारी जमीन है और उस हवेली के अंदर एक कमरे में 11 संदूक भरकर पैसे रखे हुए हैं। तेजेश्वर की बड़ी इच्छा है कि वो अपने सारे बाप दादाओं को परदादाओं को होड़ में पीछे छोड़ दे, पैसा कमाने की होड़ में, और 11 की बजाय अब 12वां 13वां 14वां 112वां 1000वां संदूक भी इकट्ठा कर ले, वहां पर पैसों से भरा हुआ। यही सपने पालता हुआ तेजेश्वर बड़ा हुआ है। 11-12 साल की उम्र में आते आते उसने अलग अलग उद्योग धंधों काम के बारे में जानना शुरू कर दिया था और 23 साल की उम्र आते आते आखिरकार उसने ये तय किया कि वो मार्किन का कपड़ा बनाने का काम शुरू कर देगा। इस काम को तेजेश्वर बोलता है उद्योग और खुद को बोलता है उद्योगपति। तेजेश्वर जब एक बहुत छोटा बच्चा था तो उसके मन में ऐसे विचार नहीं थे। वो तो कभी कभी अपनी हवेली में काम करने वाले नौकरों के साथ भी लग जाता था काम करने के लिए, लेकिन उसका बूढ़ा दादा जो खाट पर दिन भर पड़ा रहता था, चुरुट पीता रहता था और खांसता रहता था, वो बोलता था, बेटे तेजेश्वर, तुमको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ये काम हमारे लेवल का नहीं है, हमारे स्टैंडर्ड का काम नहीं है। तुम अगर ये सब काम करोगे तो हमारी नाक कट जाएगी, खानदान की नाक कट जाएगी। और छोटे से तेजेश्वर को ये बात ब्रह्म वाक्य जैसी लगी। फिर उसने तय कर लिया कि मुझे कोई भी श्रम नहीं करना है। वक्त बीता और कोई भी श्रम न करने वाला तेजेश्वर आज उद्योगपति बन गया है। मार्किन के कपड़े का काम शुरू करने के लिए तेजेश्वर ने सबसे पहले लागत का आकलन करना शुरू किया और उसे पता चला कि 100 रुपए खर्च होंगे काम की शुरुआत करने में। तो उसने अपने खजाने में से 100 का नोट निकाला और काम शुरू कर दिया। सबसे पहले वो सूत खरीद कर लेकर आया, ये हो गया उसका कच्चा माल। फिर वो कुछ टोकरियां, कुछ तकली, ये चीजें ले आया जो हो गए औजार। और उसके बाद तीसरी चीज थी सहायक सामग्री, वो भी उसने इकट्ठी कर ली। उसके बाद उसे एक जगह चाहिए थी, यानी कि एक फैक्ट्री, एक कारखाना जहां पर काम शुरू किया जा सके। उसके जमीन पर तो ऐसे तमाम घर बने हुए थे जो पुराने पड़े हुए थे, किसी के काम नहीं आते थे। उन्हीं में से एक को उसने अपनी फैक्ट्री यानी कि कारखाना बना लिया। उसके बाद उसे जरूरत हुई मजदूरों की, तो भाई उसने 10 मजदूरों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि मैं तुम्हें 2-2 रुपए मजदूरी दूंगा, कल से काम पर आ जाना।
अगली सुबह 10 के 10 मजदूर तेजेश्वर की फैक्ट्री पर आ गए काम करने के लिए। इन सारे मजदूरों ने 12-12 घंटे काम किया। सारे सूत को मार्किन के कपड़े में तैयार करके एक टेबल पर रख दिया। जब वे ये सारा काम कर रहे थे तब तेजेश्वर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, उन पर नजर रखे हुए था, अखबार में कारोबार की खबरें पढ़ रहा था और कुछ लूडो जैसा गेम भी खेल रहा था, चाय भी पी रहा था, ठंडा भी पी रहा था, नाश्ता भी कर रहा था और थोड़ी थोड़ी झपकी भी ले रहा था। जैसे ही 12 घंटे पूरे हुए और उसे पता चला कि काम पूरा हो चुका है, वो आया, उसने मजदूरों को 2-2 रुपए मजदूरी दी और उनसे कहा कि चलो भाई कल फिर से काम पर आना। उसके बाद तेजेश्वर लग गया कैलकुलेशन करने में कि आज कितना कितना खर्चा हुआ, कितनी कितनी लागत लगी। उसकी लागत लगी थी 80 रुपया उत्पादन के साधनों पर और 20 रुपया मजदूरों पर, श्रम पर। इस तरह उसका कुल 100 रुपया खर्च हुआ। यह जो खर्चा हुआ इसे हम कहते हैं पूंजी, और पूंजी का निवेश करके अपना काम बनाने वाला आदमी पूंजीपति कहलाता है। अब तेजेश्वर इस सारे तैयार माल को यानी मार्किन के कपड़े को अपने कब्जे में ले लेता है और वो उसका उपभोग खुद नहीं करता बल्कि उसको बेचने के बारे में सोचने लगता है। जब वो ये सारी बातें सोच रहा होता है तो वो सबसे पहले ध्यान देता है कि इसका दाम क्या हो, इसका मूल्य क्या हो। क्योंकि उसने 100 रुपया खर्च किया है, 100 रुपया लागत लगाई है, तो वो चाहता है कि उसको इससे ज्यादा पैसे मिलें, इससे ज्यादा मूल्य मिल जाए। वो बाजार का भाव पता करता है और उसे पता चलता है कि उसके जैसे दूसरे पूंजीपति ऐसे ही मार्किन के कपड़े को 120 रुपए में बेचते हैं। तेजेश्वर भी जानता है कि अगर उसने 120 की बजाय 125 रुपए का माल बेचा यानी महंगा बेचा तो कोई उससे ये माल नहीं खरीदेगा, इसलिए वो भी 120 रुपए में माल बेचना चाहता है। अगर ये माल का दाम थोड़ा और सस्ता ही हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन वो ये चाहेगा कि 120 रुपए के आसपास में उसका माल बिक जाए। तो फिर वो एक व्यापारी को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि भाई ये सारा कपड़ा तुम ले जाओ, इसको तुम बाजार में बेच आओ और इसको 120 रुपए के दाम में बेचना। व्यापारी सारा माल पूरे दिन भर में बेच देता है। शाम को 120 रुपए लेकर वापस तेजेश्वर के पास आता है, उसके हाथ में 120 रुपए रखता है। तेजेश्वर उस 120 रुपए में से 5 रुपए लेकर व्यापारी को दे देता है और कहता है ये रहा तुम्हारा कमीशन। तो देखा आपने किस तरह से 100 रुपए की लागत लगाकर इस पूंजीपति यानी तेजेश्वर ने 120 रुपया हासिल कर लिया। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए कि ये 20 एक्स्ट्रा रुपए कहां से आए, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड्स में मूल्य का एक नियम जाना था और मूल्य के नियम के अनुसार जितना श्रम किसी भी चीज को बनाने में लगता है उतना ही उसका मूल्य होता है। इसका मतलब यह हुआ कि मार्किन के इस कपड़े को बनाने में भी 120 रुपए का श्रम लगा होगा, तभी तो उसकी बाजार में जो मूल्य निकलकर सामने आई वो 120 रुपए है। लेकिन अभी अभी तो हमें यह पता चला कि तेजेश्वर ने 100 रुपए की लागत लगाई थी। तो फिर चलिए इस लागत को जरा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। लागत दो तरह से लगी थी, एक तो उत्पादन के साधनों पर लगी थी और दूसरा श्रम पर लगी थी। इसके अलावा तीसरी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिस पर लागत लगी हो। अगर हम उत्पादन के साधनों की बात करें तो ये सारे उत्पादन के साधन निर्जीव वस्तु हैं जिन पर पुराना श्रम लगा हुआ है, मतलब ये कारखाने के अंदर तैयार नहीं हुए हैं। सूत हो या टोकरी हो या मशीन हो, ये सब पहले से ही तैयार होकर आई थी और उनका पैसा पहले ही चुकाया जा चुका है। यानी 80 रुपया जो लागत है पूरी पूरी इस पुराने श्रम की है। अगर हम मार्किन के इस तैयार कपड़े का जो मूल्य है 120 रुपया, उसमें से अगर इस पुराने श्रम यानी उत्पादन के साधनों के मूल्य को घटा दें यानी 80 रुपए को घटा दें तो हमें मिलते हैं 40 रुपए। ये 40 रुपए निश्चित तौर पर नए श्रम का मूल्य होना चाहिए, यानी उन 10 श्रमिकों ने जो श्रम किया था उसकी लागत 40 रुपया होनी चाहिए। लेकिन हमें तो यह बताया जाता है कि श्रमिकों पर केवल 20 रुपए ही खर्च किए गए। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 रुपए कम दिए गए श्रमिकों को। इन 20 रुपयों का जिक्र इस पूरे प्रोसेस में कहीं हुआ ही नहीं और इसलिए हम में से किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि आखिर लागत कहां पर कम लगी थी। दुनिया के सारे पूंजीपति लागत की बचत मजदूरी में से करते हैं। वे अपने मजदूरों को कम पैसा देते हैं, कम मजदूरी देते हैं और उनके श्रम का शोषण करते हैं। इसी तरह से धीमे 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 करके वे बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी कर लेते हैं, बहुत सारी पूंजी इकट्ठी कर लेते हैं और सारी दुनिया पर राज करते हैं। अब आप में से कुछ लोग मुझसे ये कह सकते हैं कि मैं कैसी अजीब बात कर रहा हूं,
बेचारा पूंजीपति इन श्रमिकों को 20 रुपए मजदूरी दे तो रहा है, फिर मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं? अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि पूंजीपति इन मजदूरों को एक भी पैसा ना दे, तो क्या यह माना जाए कि मार्किन के कपड़े को बनाने में श्रमिकों ने कोई श्रम ही नहीं किया? क्या कोई पूंजीपति अगर अपने मजदूरों को कम मजदूरी देता है, तो क्या यह मान लिया जाए कि उन्होंने कम श्रम किया है? यह गलत तरीका है। सच तो यह है कि श्रमिकों ने पूरा श्रम किया है, लेकिन पूंजीपति ने उन्हें कम मजदूरी दी है।